नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सोसाइटी के पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कारा से। कारा है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें काफ़ी तरह के बदलाव किए हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो इन सब चीज़ों से डील करती है। बॉडी का नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाई गई है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में। देखिए, वो सारे अनाथ बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया है, अब कोई दूसरा कपल इन बच्चों को गोद लेना चाहता है तो उनके लिए गाइडलाइंस जारी करता है कारा बॉडी। इसके अलावा एक इंटरनेशनल हेग कन्वेंशन भी है, जिसमें देखिए मान लीजिए किसी एक देश के नागरिक किसी दूसरे देश के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसीजर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, उसके लिए है ये हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993। अब हमारे देश में ये कारा बॉडी है जो हेग कन्वेंशन की गाइडलाइंस को फॉलो करती है और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब देखिए कौन से नए बदलाव किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडॉप्शन रेगुलेशंस 2017 जारी किए। उससे पहले जो बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया यानी रूल्स थे वो 2015 के थे। तो क्या बदलाव हुआ है? इससे पहले देखिए जो 2015 के जो रूल्स थे वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पर अप्लाई होते थे। यानी ये देखिए, हिंदू कम्युनिटी पर अप्लाई होते थे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत। बाकी जो कम्युनिटीज थी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके लिए अलग से रूल्स होते थे। वो आते थे गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर में। लेकिन ये जो फर्क है, हिंदू कम्युनिटी के लिए अलग से रूल, बाकी कम्युनिटीज के लिए अलग से रूल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। यानी जो नए रूल्स हैं एडॉप्शन रेगुलेशंस 2017, वो सभी कम्युनिटीज पर अप्लाई होंगे। कम से कम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, बच्चों को गोद लेने के लिए जो रूल्स हैं वहां पे तो सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है सभी धर्मों के लिए। और क्या बदलाव हुए हैं देखिए, इसमें जो इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री मतलब एक देश के नागरिक दूसरे देश के बच्चों को गोद लेते हैं। इंट्रा कंट्री मतलब हमारे देश में एक राज्य के नागरिक नहीं कह सकते, एक राज्य के जो कपल हैं दूसरे राज्य के बच्चों को गोद लेते हैं। तो उन सब चीजों के लिए जो रूल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन कर दिए गए हैं। और प्रॉपर देखिए, कारा ने एक इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि मान लीजिए एक कपल बच्चों को गोद ले लेते हैं तो उसके बाद में जो कारा बॉडी है वो फॉलो अप भी करेगी, क्या वास्तव में जिस बच्चे को गोद लिया गया है क्या उनकी सही ढंग से देखभाल हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा देखिए, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं पहले सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन अब जो स्टेप पेरेंट्स यानी जो सौतेले माँ बाप हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसमें पेशेवर ढंग से क्वालिफाइड और ट्रेंड सोशल वर्कर्स होंगे जो इस नए रूल्स यानी जो एडॉप्शन रेगुलेशंस 2017 हैं उनको इंप्लीमेंट करने में सहायता प्रोवाइड करेंगे। आगे देखिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल 2016 अब इसे पास कर दिया गया है। देखिए, ये इससे पहले जो चाइल्ड लेबर एक्ट था वो 1986 का था, वो काफ़ी पुराना हो गया था, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। उसमें क्या था देखिए, 1986 एक्ट में क्या था कि 14 साल तक के जो बच्चे थे वो हैजार्डस यानी जोखिम भरे काम नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स थे 1986 के एक्ट में। लेकिन अब नए एक्ट में क्या है? नए एक्ट में क्या है? 14 साल के जो बच्चे हैं वो हैजार्डस तो छोड़िए, किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ के। कौन सी वो चीज़ें हैं? ये देखिए, यहाँ पे वो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ 14 साल के बच्चे काम कर सकते हैं। ये देखिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, होम एंटरप्राइजेज और नॉन, ये देखिए 3 चीज़ें हैं। और एक एंटरटेनमेंट भी है, यानी देखिए मान लीजिए जो सीरियल्स वगैरह में जो बच्चे आते हैं वो काम कर सकते हैं, घर की इंडस्ट्री में कोई बच्चे काम कर सकते हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बच्चे काम कर सकते हैं 14 साल तक के। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वो बच्चे सिर्फ काम कर सकते हैं 14 साल तक के इन 3 इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ नॉन स्कूल आवर्स में। यानी स्कूल के जिस टाइम पर स्कूल लगता है उस समय ये 3 इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। और एक एडोलसेंट कैटेगरी जो है पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है नए एक्ट में, यानी एडोलसेंट मतलब किशोर। 14 साल से 18 साल तक के बच्चों को किशोर बताया गया है। और ये एक प्रकार से जो ये कैटेगरी है वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज यानी माइनिंग वगैरह की इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। तो नए बदलाव हुए हैं। पहले पुराने रूल्स के हिसाब से क्या था, 14 साल तक के बच्चे थे वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते थे। 83 हैजार्डस इंडस्ट्रीज थी जैसे माइनिंग, बीड़ी इंडस्ट्री। अब नए रूल्स के हिसाब से 14 साल तक के बच्चे हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज, स्पोर्टिंग यानी खेलकूद, एंटरटेनमेंट और जो घर की एंटरप्राइजेज हैं। इन 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। और नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है 14 से 18 साल तक के, उस कैटेगरी का नाम है एडोलसेंट यानी किशोर।
अब वो जो बच्चे हैं वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, पहले इन पे कोई रूल नहीं थे, कोई इन पर रोक नहीं थी। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। अगला आर्टिकल देखिए, कैंपेन है 100 मिलियंस फॉर 100 मिलियंस कैंपेन। ये प्रेसिडेंट ने ये कैंपेन लॉन्च किया था और कैलाश सत्यार्थी इनका बचपन बचाओ आंदोलन है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था और बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने काम किया है। तो देखिए 100 मिलियन फॉर 100 मिलियंस कैंपेन क्या है? 100 मिलियंस जो यूथ है वो 100 मिलियंस बच्चों को एम्पावर करने का काम करेंगे, उनको एक प्रकार से चाइल्ड लेबर से छुटकारा दिलाएंगे, चाइल्ड स्लेवरी से छुटकारा दिलाएंगे, या फिर जिन बच्चों के खिलाफ में वायलेंस होता है वहां पर ये यूथ काफ़ी काम करेंगे, उनके खिलाफ में अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि वायलेंस ना हो। यानी कहने का मतलब क्या है, चाइल्ड्स की एम्पावरमेंट का काम करेंगे ये 100 मिलियन यूथ, 100 मिलियन बच्चों को एम्पावर करेंगे। समझ गए, ये कैंपेन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। देखिए एक ये यूएई की टीनेज गर्ल है, ये इनका नाम है के कासन बसु। इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कुछ काम किया, इसलिए इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से नवाजा गया है। इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, इनका खुद का एक एनजीओ है ग्रीन होप, जो एक प्रकार से वेस्ट की कलेक्शन करता है, जो समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं उनको साफ करता है, साफ सफाई करता है और अवेयरनेस भी फैलाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको, जो इनका नाम है के कासन बसु, ये देखिए, इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से नवाजा गया है, तो नाम याद रखिएगा। आगे है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो ये बॉडी है, इसका नाम काफ़ी बार सुर्खियों में रहता है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। वैसे तो देखिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक प्रकार से जो बच्चों के राइट्स थे उनका काफ़ी हनन हुआ था, तो उसी के दृष्टिकोण से इस बॉडी का निर्माण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन बाद में ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कंटेक्स्ट था वो तो एक प्रकार से इररिलेवेंट हो गया था, लेकिन अभी भी ये बॉडी काफ़ी काम करती है, ह्यूमैनिटेरियन या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बच्चों को या फिर उनकी मदर्स को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में। और ये जो बॉडी है यूनिसेफ, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, नाम से ही पता लगता है, देखिए शुरुआत में है यूनाइटेड नेशंस, तो एक प्रकार से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है। आगे है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए जब जो किशोर बच्चे होते हैं उनके मन में काफ़ी सवाल उठते हैं, तो उन सवालों को एड्रेस करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जो वेलफेयर है, उन्होंने एक एप्लीकेशन का निर्माण किया है। उस एप्लीकेशन का नाम है साथिया सलाह। अब साथिया सलाह एप्लीकेशन में क्या है, देखिए जो किशोर अवस्था होती है, यानी 14 से 18 साल तक के बीच की जो अवस्था होती है, इसमें जो किशोर होते हैं उनके मन में काफ़ी सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ किशोर ऐसे होते हैं जिनको उन सवालों का पता होता है, उनको सारी जानकारी होती है। मान लीजिए 17-18 साल के आसपास बच्चों को नॉलेज हो जाती है। अब देखिए इस एप्लीकेशन के तहत में जो 17-18 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, यानी वो किशोर जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, वो एक प्रकार से सहायता प्रोवाइड करेंगे जो शुरू के जो किशोर हैं 15-16 के आसपास, यानी वो किशोर जिनको अभी जानकारी नहीं है चीज़ों की, और एक प्रकार से कोई भी चीज़ मान लीजिए आप, सेक्सुअल एजुकेशन मान लीजिए या दूसरी चीज़ें मान लीजिए, यानी पीयर से एजुकेशन मिलेगी, यानी जो किशोर हैं उनको अपने ही किशोर साथियों से एजुकेशन मिलेगी, एक प्रकार से अपने जो सवालों के जवाब हैं वो मिलेंगे। तो उसी के लिए ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है साथिया सलाह। यानी वो किशोर जो किशोर जिनको नॉलेज है वो एजुकेटर बन जाएंगे अपने साथियों के लिए, उनको प्रॉपर गवर्नमेंट एक प्रकार से साथिया रिसोर्स किट भी प्रोवाइड करेगी ताकि वो प्रॉपर ढंग से एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके अपने साथियों को, जो भी उनके सवाल हैं उनको एड्रेस कर सकें। अगला है देखिए आरंभ इनिशिएटिव। ये कंट्री का पहला एक ऐसा इनिशिएटिव है। देखिए इसमें एक प्रकार से वैसे तो ये जो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नेटवर्क है और काफ़ी इंडिविजुअल्स भी हैं इसमें, और जो मुख्य धारा में पिरो रहा है सभी ऑर्गेनाइजेशंस को वो है यूके बेस्ड इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। अब देखिए बच्चों के काफ़ी राइट्स का शोषण होता है, बच्चों का काफ़ी शोषण होता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो टोटली बैन है फिर भी उसको शेयर किया जाता है। तो ये पूरा जो समूह है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, ये एक प्रकार से हॉटलाइन इस्टेब्लिश करेगा जहां भी इंटरनेट पे बच्चों का शोषण हो रहा है या फिर चाइल्ड का जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है वो शेयर हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस का समूह है वो। तो याद रखिएगा आरंभ इनिशिएटिव क्या है। आगे है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। ये देखिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन प्लान जारी किया था। इसमें देखिए गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है और स्टिल बर्थ रेट्स हैं उनको सिंगल डिजिट तक लाना है 2030 तक। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मान लीजिए देखिए जन्म के 0 से 28 दिनों के अंदर में अगर बच्चे की मौत हो जाती है, यानी जन्म के
0 से 28 दिनों के अंतर्गत अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो वो कहलाती है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसके अलावा स्टिल बर्थ रेट्स क्या होती हैं? मान लीजिए प्रेगनेंसी अगर 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, उसके बाद में बच्चों की मौत हो जाती है, तो उसको कहते हैं स्टिल बर्थ रेट्स। अब गवर्नमेंट का लक्ष्य है इन दोनों चीजों को सिंगल डिजिट तक लाना है 2030 तक। अब ऑलरेडी वैसे तो देखिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है RMNCH+A, यानी इसमें एक प्रकार से गवर्नमेंट काफी चीजों की तरफ काम कर रही है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलसेंट हेल्थ। अब देखिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे दिया कि हमारा लक्ष्य है 2030 तक हमें जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है और स्टिल बर्थ रेट है उनको सिंगल डिजिट तक लाना है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स पे है वो इस फ्रेमवर्क को अपनाते हुए अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनाएं और इस लक्ष्य को पूरा करें। आगे है राजस्थान। राजस्थान का ये देखिए एक ड्राइव है, इसको नाम याद रखिएगा, साझा अभियान। यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है कि साझा अभियान क्या है। साझा अभियान देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया है UNFPA। ये क्या है आप बताइए, क्या है UNFPA? ये यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड है, इसके साथ में मिलके और यूनिसेफ के साथ में मिलके। यूनिसेफ हमने अभी पढ़ा था, आपको याद होगा, वो चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी जो फंड था यूनाइटेड नेशंस का। अब देखिए जो राजस्थान गवर्नमेंट ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर ये कैंपेन चलाया है, साझा अभियान। और लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना है। तो नाम याद रखिएगा, नेशनल न्यूज़पेपर्स फॉर सीनियर सिटीजन। ये देखिए जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक एनजीओ है जिनका नाम है हरिकृत। इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया है जिसका नाम है सांझी सांझ। इसमें देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ प्रकाशित होंगी, उनकी एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको वहाँ पे मिलेगी। ये स्कीम जो चलाई गई है वो चलाई तो एनजीओ ने है, लेकिन एनजीओ एक प्रकार से ये काम कर रहे हैं, सहायता लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। तो इन्होंने ये इस जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है और जो न्यूज़पेपर चलाया है वो इस एनजीओ ने चलाया है जिसका नाम है हरिकृत। आगे है वयोश्रेष्ठ सम्मान। ये वयोश्रेष्ठ सम्मान देखिए ओल्डर सिटीजन्स के लिए मिलता है और अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है और ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। सबसे पहले इसे 2005 में स्टार्ट किया गया था और 2013 में इसे नेशनल अवार्ड्स का दर्जा दे दिया गया है। 8 कैटेगरीज में मिलने मिलता है। मान लीजिए कौन से स्टेट ने जो ओल्डर सिटीजन्स हैं जिनके लिए कानून है, जिनके लिए कोई एक्ट है, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। इस प्रकार से किसी राज्य को मिल सकता है, किसी सीनियर सिटीजन को मिल सकता है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल सकता है। तो अलग अलग कैटेगरीज में है ये अवार्ड्स दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा में। IPOP ये एक प्रकार से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर सिटीजन्स हैं, ओल्डर पर्सन्स हैं। इसमें देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है IPOP और 1992 से इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दी जाती है एनजीओज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर कर सकें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें, उनको बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड कर सकें, शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और इसके जो ये फंड्स मिलेंगे उनका यूज करेंगे जो एनजीओज हैं या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ओल्ड एज होम्स के लिए, यानी जो केयर होम्स है, डे केयर होम्स हैं, उनको एक प्रकार से उनका वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए उन फंड्स का यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा IPOP यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। न्यू डिसेबिलिटी एक्ट, देखिए पहले जो डिसेबिलिटी एक्ट था वो 1995 का था, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज साइन की थी। तो इस नई साइन की गई कन्वेंशन के अनुसार काफ़ी सारे बदलाव करने थे गवर्नमेंट को, तो उसी के लिए सरकार ने नया डिसेबिलिटी एक्ट पास कर दिया। अब देखिए इसमें पहले जो डिसेबिलिटीज थी वो सिर्फ 7 टाइप की थी, अब इसे बढ़ा के 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज हो गई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से एम्पावर्ड है, वो चाहे तो चेंज भी कर सकती हैं, नए टाइप की डिसेबिलिटी भी ऐड कर सकती हैं। और रिजर्वेशन को भी उड़ा दिया गया था। पहले 3% रिजर्वेशन मिलता था डिसेबल्स को, यानी दिव्यांग को, डिफरेंटली एबल्ड को, अब 4% रिजर्वेशन मिलेगा। और वुमेन और चिल्ड्रंस हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ को उनका एक प्रकार से अलग से कैटेगरी है, उनका खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए अलग से राइट्स हैं इस नए एक्ट के अनुसार में। ये जो कैंपेन है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी सुगम्य भारत कैंपेन, तो इसके बारे में तो आपने सुना होगा। डिफरेंटली एबल्ड यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनको सभी चीज़ें आसानी से एक्सेस होनी चाहिए। जैसे अगर कोई जो दिव्यांग है बैंक जाना चाहते हैं तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में दिव्यांग के लिए अलग से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकें। आप सोच के देखिए, काफ़ी बार ऐसी तो इन्फॉर्मेशन होती है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं
यानी नेत्रहीन होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उनके डोमेन में अवेलेबल नहीं होती। तो यानी जो दिव्यांग हैं उनको सभी चीज़ें एक्सेस बनाने के लिए कैंपेन चलाया था सरकार ने, जिसका नाम है एक्सेसिबल इंडिया यानी सुगम्य भारत कैंपेन। आगे है माराकेश ट्रीटी। माराकेश ट्रीटी देखिए सिंपल सी ट्रीटी है ये, और इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था। देखिए जो ब्लाइंड लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनको लिए जो बुक्स हैं उन पे कॉपीराइट्स अप्लाई नहीं होंगे। मान लीजिए देखिए कोई ऐसी बुक है जो नेत्रहीन लोगों के लिए अवेलेबल है, अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि उन पे कॉपीराइट अवेलेबल होंगे, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो भी मटेरियल अवेलेबल है नेत्रहीन लोगों के लिए वो एक जगह पे इकट्ठा होगा, ताकि जो नेत्रहीन लोग हैं उसको एक्सेस कर सकें। यानी जो बुक्स हैं उस पे भी जो कॉपीराइट्स एक्ट हैं वो अप्लाई नहीं होंगे नेत्रहीन लोगों के लिए। तो उसके लिए ट्रीटी है। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इसको? इंप्लीमेंट कर रहा है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इस ट्रीटी को देखिए बुक्स फॉर ब्लाइंड ट्रीटी भी कहते हैं। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? WIPO, इंडिया पहला ऐसा देश जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। किस लिए है ट्रीटी? और इस ट्रीटी का नाम बुक्स फॉर ब्लाइंड ट्रीटी भी है। हमारी धरोहर स्कीम। हमारी धरोहर स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2014 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था? मकसद था जो माइनॉरिटीज की रिच हेरिटेज है उसको सहेज के रखना। 6 माइनॉरिटीज इसके अंतर्गत आती हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन्स। अब देखिए इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कमेटी का निर्माण भी किया है, और ये कमेटी क्या करेगी? कमेटी की देखिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी माइनॉरिटी कल्चर के बारे में, उनकी हेरिटेज के बारे में, ताकि एक जागरूकता पैदा की जा सके और एक प्रकार से सेंसिटाइज किया जा सके अदर कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में। उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम ये अलग है। देखिए एक उड़ान स्कीम के बारे में तो हमने पहले पढ़ा था, उसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। ये AA है इसमें। और ये देखिए एक जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए ये स्कीम है, उनको स्किल्स देने के बारे में ये स्कीम है, उनको रोजगार के अवसर देने के बारे में ये स्कीम है। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के 40,000 यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी 5 साल के अंतराल के अंदर में। एक उड़ान स्कीम दूसरी भी है, ये उड़ान स्कीम लड़कियों के लिए है। ये CBSE के द्वारा लॉन्च की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब देखिए जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो वुमेन्स यानी जो बच्चियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनकी इनरोलमेंट काफ़ी कम रहती है। तो उसी के उनकी जो इनरोलमेंट है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, उनको बढ़ाने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है। CBSE ने वैसे चलाई है, गाइडेंस मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट की। 3 लेवल्स पे स्कीम चलाई गई, 3 इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, करिकुलम डिजाइन किया जाएगा, ट्रांजैक्शंस और असेसमेंट भी उनकी की जाएगी। इसके अलावा वो जो गर्ल्स हैं उनका प्रॉपर भागीदारी हो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, ज़्यादा से ज़्यादा उनके एडमिशन हो, दाखिले हों। उसके लिए एक प्रकार से फ्री ऑफलाइन जो क्लासेस हैं, रिसोर्सेज हैं, वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन दोनों तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास +1 और +2 के लिए, +2 के लिए भी। और अगर देखें कोई जो गर्ल्स हैं वो अच्छे से अपनी प्रोग्रेस दिखाती हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो आगे बढ़ सकें। आगे है नई मंजिल स्कीम। नई मंजिल स्कीम चलाई गई है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा 2015 में स्कीम चलाई गई थी। मकसद क्या था? मकसद वही था यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के अवसर पैदा करना और उनको लोन्स एक्सटेंड करना ताकि वो भी अपनी एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश कर सकें। और ये देखिए ये एक प्रकार से जो शैक्षिक यानी एजुकेशनल या फिर जो लाइवलीहुड रोजगार के जो नीड्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, उसका पूरा करने के लिए स्कीम चलाई है नई मंजिल स्कीम। मिनिस्ट्री का नाम जरूर याद रखिएगा, माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। और उसके अलावा देखिए 17 से 35 साल के तक के जो यूथ हैं वो स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो मदरसा स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। 30% जो सीट्स हैं वो आरक्षित रखी गई हैं माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए। नेशनल ट्राइबल कार्निवल, सिर्फ जगह का नाम याद रखिएगा। देखिए 25 अक्टूबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर ने ये इनाग्रेट किया था, पहला नेशनल ट्राइबल कार्निवल। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सिर्फ ये कि पहला नेशनल ट्राइबल कार्निवल था ये, और दूसरा न्यू दिल्ली में ये बनाया गया था। सिर्फ 2 चीज़ें, एक पहला, दूसरा न्यू दिल्ली। कादम्बियम श्री हरि कमेटी, बस ये याद रखिएगा किस लिए है ये कमेटी। कादम्बियम श्री हरि कमेटी देखिए ये है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इस कमेटी का निर्माण किया था, और ये गर्ल्स एजुकेशन उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, गर्ल्स एजुकेशन को कैसे नए तरह के बदलाव लेके आए ताकि गर्ल्स एम्पावर हो सकें, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कमेटी है कादम्बियम श्री हरि कमेटी।
जेंडर गैप रिपोर्ट 2016। जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सबसे पहले तो ये याद रखना है हमें, पहले इसमें 108वां स्थान था हमको, अब हमको 87वां स्थान मिला है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है, 21 स्थान की इंप्रूवमेंट हमने इसमें करी है जेंडर गैप रिपोर्ट में। यानी जेंडर का जो गैप है उसको पाटने में सफल हो पा रहे हैं हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, हमने तरक्की करी है, हमारा स्थान अब 87वां हो गया है। 4 फैक्टर्स के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बदलाव किया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद में। पहले देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का जो एक्ट था वो लगता था सिर्फ अडल्ट मेल पे। एक्ट में साफ साफ लिखा है अगर कोई अडल्ट मेल महिला के खिलाफ में हिंसा करते हैं तो प्रॉपर सजा का प्रावधान है। लेकिन अब अडल्ट मेल जो है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि ऐसी जो एक प्रकार से धारणा थी कि एक वुमन भी दूसरे वुमन के खिलाफ में हिंसा कर सकती है, तो अब इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। आगे देखिए, ये है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016, अब इसे पास कर दिया गया है। इसमें देखिए एक प्रकार से जो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं महिलाएं, गवर्नमेंट में तो पहले से प्रावधान था, प्राइवेट में भी पहले 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी, अब 26 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। और एक प्रकार से जो कमीशनिंग मदर्स हैं, यानी जो वो महिलाएं जो बच्चों को गोद लेती हैं या फिर सरोगेसी से बच्चों को लेती हैं, वो महिलाएं भी 12 हफ्तों की छुट्टी का फायदा उठा सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी रहेगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक प्रकार से क्रच की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, ऐसा कहा गया है इस एक्ट के अंतर में। इंडिया सरोगेसी बिल, जो नया सरोगेसी बिल है, देखिए इसमें काफ़ी तरह के बदलाव हैं। पहले सरोगेसी के लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं था, अब नए बिल के हिसाब से एक प्रकार से कॉमर्शियल सरोगेसी को तो बैन ही कर दिया गया है। फॉरेनर जो हैं वो सरोगेसी का फायदा अब नहीं उठा सकेंगे, होमोसेक्सुअल्स भी सरोगेसी का फायदा नहीं उठा सकेंगे। ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ अवेलेबल रहेगी उन कपल्स के लिए जिनका शादी के 5 साल के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो पाया है, और एक प्रकार से वो सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अपने ही किसी रिश्तेदार के सहायता से, समझ गए, अपने ही किसी रिश्तेदार की सहायता से वो सरोगेसी का फायदा उठा सकते हैं वो कपल। और जो वो एक प्रकार से कोई वुमन सिर्फ एक सरोगेट चाइल्ड को जन्म दे सकती है, उसके अलावा कोई भी सरोगेट चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकती। तो कुछ ये काफ़ी सारे रूल्स हैं नए बिल के अनुसार। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो एक नेशनल सरोगेसी बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि सरकार को एक प्रकार से सजेस्ट करेगा, उनको एक प्रकार से सहायता प्रोवाइड करेगा इस बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए। आगे है नेशनल वुमेन पार्लियामेंट। नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा में। थीम थी एम्पावरिंग वुमेन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, 2 चीज़ें याद रखिएगा, कौन से स्टेट में कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसका आयोजन हुआ था अमरावती के अंदर में। थीम क्या थी? थीम थी एम्पावरिंग वुमेन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। पिंक इनिशिएटिव केरला के अंदर में। पिंक इनिशिएटिव देखिए, केरला के जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा ये जो पिंक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है थिरुवनंतपुरम में। इसमें देखिए जो बसेस हैं वो पिंक कलर की होंगी, और उसमें सारे जो स्पेशली वुमेन के लिए ये बसेस लॉन्च की गई है पीक आवर्स के दौरान में वुमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें जो बस ड्राइवर्स हैं वो भी एक प्रकार से वुमेन होंगी, कंडक्टर्स हैं वो भी वुमेन होंगी। स्पेशली वुमेन्स के लिए बसेस चलाई जा रही हैं, पिंक इनिशिएटिव, याद रखिएगा। महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र का देखिए जो नाम लिया गया था वो बजट 2017-18 में लिया गया था। ये आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये महिला शक्ति केंद्र से इस्टेब्लिश किए जाएंगे। मकसद क्या है? इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को एक प्रकार से वन स्टॉप कन्वर्जेंट स्पोर्ट्स सर्विस की तरह यूज किया जाएगा। यानी जो रूरल वुमेन है, ग्रामीण इलाकों से जो वुमेन आती हैं, उनको एम्पावर करने के लिए जो भी चीज़ें सरकार चला रही हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो वो सारी चीज़ें उनको एक ही मंच के तले में मिलेंगी आंगनवाड़ी सेंटर्स में। नाम होगा उस सेंटर्स का महिला शक्ति केंद्र, यानी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इससे देखिए वुमेन्स को सहायता मिलेगी, वो एसेंशियल सर्विसेज जहां उनका आसानी से फायदा उठा सकेंगी। महिला पुलिस वॉलंटियर्स। महिला पुलिस वॉलंटियर्स सबसे पहले हरियाणा ऐसा स्टेट बन गया है, करनाल और महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स इनिशिएटिव्स है वो स्टार्ट किया। ये देखिए जॉइंट इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का और होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इसमें देखिए जो पुलिस है वो सहायता लेगी कई सारे जो वॉलंटियर्स की, महिला वॉलंटियर्स की। मान लीजिए देखिए गांव के अंदर में
एक करार किया है, कोई महिला वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट करने की एक स्टार्ट किया है इस इनिशिएटिव के अंदर में, तो वो अपने आसपास के इलाकों में नज़र रखेंगी। वो देखेंगी गांव के अंदर में अगर कोई आसपास के इलाकों में किसी महिला का शोषण हो रहा है, कि अत्याचार हो रहा है एक प्रकार से, तो वो सूचित करेंगे पुलिस को, तो पुलिस बाद में एक्शन लेंगी। यानी जो महिलाएं हैं वो सहायता प्रोवाइड करेंगी, एक साथी का काम करेंगी पुलिस का, इसलिए इस इनिशिएटिव का नाम है महिला पुलिस वॉलंटियर। वो अपने आसपास नजर रखेंगी, अगर किसी भी तरह का राइट्स का हनन होता है महिलाओं का तो वो पुलिस को सूचित करेंगी। प्रेरणा स्कीम, ये जो स्कीम है देखिए, ये है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड स्कीम। एक प्रकार से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा उन पेरेंट्स को जो देखिए अपनी जो बच्चियां हैं उनकी शादी को एक प्रकार से 19 साल के बाद में करते हैं, और या फिर अगर देखिए मान लीजिए इसके अलावा बच्चे को पैदा करने के लिए जो गैप टाइम होता है उसको मेंटेन करना है, तो इन दो चीज़ों के लिए ये प्रेरणा स्कीम है, यानी रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड स्ट्रेटजी है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के द्वारा चलाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके अंतर्गत में एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका नाम है जनसंख्या स्थिरता कोष, वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो 7 स्टेट्स हैं, उनके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई है, प्रेरणा स्कीम, जो कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड स्ट्रेटजी है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी है वो एक टाइम लिमिट यानी 19 साल के बाद करें और बच्चों को पैदा करने के लिए प्रॉपर टाइम गैप को मेंटेन करें। और ये स्कीम्स है बीपीएल फैमिलीज के लिए। स्टेट कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। आगे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, नीति आयोग ने इस इंडेक्स का निर्माण किया है। अब देखिए काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो एजुकेशन की क्षेत्र में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे उस काम को मेजर किया जाए, यानी स्टेट्स को प्रॉपर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, कौन से स्टेट को इस इंडेक्स में कितने एक प्रकार से अंक मिले, वो सब चीज़ें जारी करता है। ये इंडेक्स बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन रहे विभिन्न स्टेट्स के बीच में। नीति आयोग और MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने मिलकर इस इंडेक्स का निर्माण किया है। तो इसके अंतर्गत एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया नीति आयोग ने, ताकि एक प्रकार से जानकारी दी जा सके किस प्रकार से जो लर्निंग आउटकम है स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर में उसको सुधारा जा सके, इंप्रूव किया जा सके। आगे ये विद्यांजलि स्कीम है, इसके बारे में आपने सुना होगा शायद। विद्यांजलि स्कीम मान लीजिए देखिए आप लोग अगर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, अब मान लीजिए अगर मैं शिक्षक नहीं हूं फिर भी मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए सरकार ने स्कीम का निर्माण किया है, विद्यांजलि स्कीम। मैं चाहूं तो किसी भी स्कूल में एक प्रॉपर जो विद्यांजलि की वेबसाइट है वहां पे जाके रजिस्टर कर सकता हूं, तो अपनी मनपसंद का स्कूल चुन सकता हूं, वहां पे जाके बच्चों को पढ़ा सकता हूं, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूं। यानी एक प्रकार से जो लोग पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है सरकार ने, नाम है विद्यांजलि स्कीम। आगे है सगुन एक वेबसाइट पोर्टल है सर्व शिक्षा अभियान के टारगेट्स को मॉनिटर करने के लिए या फिर एक रिपोजिटरी इस्टेब्लिश करने के लिए, वहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए। मान लीजिए इस चीज़ से बच्चों को एम्पावर किया जा सकता है, उनको इस तरह के अगर इनोवेशन करें तो बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दी जा सकती है। तो वो सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मिलेगी इस सगुन पोर्टल के अंदर में, और ये सगुन पोर्टल जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको भी मॉनिटर कर रहा है। आगे है पढ़े भारत बड़े भारत। लगातार बोलते हैं फिर एक लेवल के बाद में माइंड ब्लैंक हो जाता है, मतलब धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए आगे है ये पढ़े भारत बड़े भारत। ये एक प्रकार से जो स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, ये जो शुरू में जो बच्चे होते हैं उनकी जो लैंग्वेज को समझने की और लिखने की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करना, या फिर जो मैथमेटिक्स के अंदर में एक प्रकार से बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना और उसको समझने में बच्चों के लिए एम्पावर करना, उनके लिए सहायता प्रोवाइड करना। तो उन चीज़ों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, बड़े भारत पढ़े भारत, नहीं सॉरी, पढ़े भारत बड़े भारत। आगे देखिए PMGDISHA, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। देखिए इसमें क्या है, इसमें 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाना है। और इसमें देखिए जो ये कैंपेन है लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी कैंपेन है। 25 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2016-17 में एम्पावर होना है, डिजिटली एम्पावर होना है। और ये थोड़े फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यूपीएससी यूँ तो नहीं पूछेगी 2016-17 के अंदर में कितने यूथ को या फिर दूसरे जो पर्सन्स हैं उनको डिजिटली एम्पावर करना है। बस ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट ये डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एक्ट विद द एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी इंप्लीमेंट करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री है स्टेट्स की सहायता से। आगे देखिए जैसे एक जो एजुकेशन इंडेक्स का निर्माण किया था नीति आयोग ने, वैसे ही
ये हेल्थ आउटकम्स के लिए भी एक इंडेक्स निर्माण किया है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन इस्टेब्लिश किया जाए विभिन्न स्टेट्स के अंदर में कि कौन इस इंडेक्स में ऊपर आएगा। नीति आयोग ने इस इंडेक्स का निर्माण किया है परफॉर्मेंस, यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस इंडेक्स का निर्माण किया गया है। आगे है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को डिजिटल इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है 2016 के। कौन देता है ये अवार्ड्स? ये अवार्ड्स दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा में। कौन से, देखिए ये उस मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं जिनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव वेब प्रेजेंस होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है पूरी। तो देख के एक प्रकार से ये अवार्ड दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, और इस बार मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। आगे है तेलंगाना पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे चिल्ड्रन कोर्ट को इस्टेब्लिश किया है। तेलंगाना ने हैदराबाद के अंदर में फर्स्ट चिल्ड्रन कोर्ट को इस्टेब्लिश किया है। तो यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछने लगी है, लेकिन लेवल के पूछती है यूपीएससी। जैसे पहला फूड मेगा पार्क कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था, तो उसी प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि पहली चिल्ड्रन कोर्ट को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। आगे देखिए 5 ऐसे विलेजेस हैं, प्रेसिडेंट ने 5 विलेजेस को स्मार्ट ग्राम बनाने की घोषणा की है। वैसे देखिए ये स्कीम जो है स्टेट्स को इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन पहले थे इसलिए प्रेसिडेंट ने ये लॉन्च किए हैं। कौन से ऐसे 5 विलेजेस हैं, नाम तो याद मत रखिएगा। नाम हरियाणा के 5 विलेजेस हैं, ताजनगर गुड़गांव के अंदर में, आजकल गुरुग्राम हो गया है, रोजका मेवात के अंदर में। तो विलेजेस के नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रकार से आपको याद होगा, देखिए संसद जो ग्राम स्कीम थी, आदर्श संसद ग्राम स्कीम थी, उसमें सभी एक प्रकार से जो योजनाएं थी उनकी कन्वर्जेंस हो रही थी। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई है, और एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई है। उन सभी चीज़ों को कन्वर्जेंस था उस संसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर में, और वही सेम चीज़ है इस स्मार्ट विलेजेस के अंदर में। यानी जो विलेजेस हैं उनको स्मार्ट बनाना है, उनको एम्पावर बनाना है, और सभी विलेजेस को देखिए इस प्रकार से स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ विलेजेस को स्मार्ट बनाया जाए ताकि जो बाकी आसपास के जो गांव हैं उस मॉडल को एक प्रकार से इमिटेट करें और अपने गांव में भी उस मॉडल को इंप्लीमेंट करें। खत्म हो गए तो देख लेंगे, इतने ही थे सोसाइटी के जो करंट अफेयर्स हैं, और भी काफ़ी बचे होंगे तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही, बस अब हमारी सिर्फ मैपिंग रह गई, तो मैपिंग को हम डिस्कस करेंगे आगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।